मेरे यारों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको बताने चाह रहा हूँ, मेरे पास है बुलेट इलेक्ट्रा 350 ट्विन स्पार्क, जो कि मैंने ऑन किया था 7 सितंबर 2013 मतलब आप भी समझ सकते हैं कि इसको 10 साल हो चुके हैं। अब 10 साल में मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, मैं इसको कैसे मेंटेन किया, मेरा जब मैंने इसको परचेज़ किया उस टाइम पे कितना वेटिंग था, और जब मैंने इसकी डिलीवरी ली तब इसके क्या क्या मतलब रूल्स रेगुलेशंस थे, कितना टाइम मुझे लगा इसको लेने में, और स्टार्टिंग के 1 साल का सर्विस पीरियड, सर्विस एक्सपीरियंस, प्लस उस 1 साल के बाद में 9 साल का जो मेरा सर्विस एक्सपीरियंस वो कैसा रहा, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। और इसी के साथ मैं आपको और भी कुछ डिटेल दूंगा कि मतलब मैंने इसको कैसे मेंटेन किया। इसका जो इंजन है वो इतना रिफाइन इंजन है, और अभी भी ये इंजन किसी भी नई बुलेट को टक्कर दे सकता है। और टक्कर क्या दे सकता है दोस्तों, जीत भी सकता है। तो वो मैंने कैसे मेंटेन किया वो मैं आपको आगे बताऊंगा। प्लस इसमें आप देख रहे होंगे कि गाड़ी में बहुत सारे एक्सेसरीज़ वगैरह इसमें मैंने इंस्टॉल किए हुए हैं। वो मैंने क्यों किए हैं, उसके पीछे क्या रीज़न रहा है, प्लस मैंने कैसे इन सब चीज़ों को मेंटेन किया, ये सारी डिटेल्स मैं आपको अभी देने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो में बने रहिएगा। तो गाइस, मेरा नाम है मोटर मित्र, मैं ऑन करता हूँ N160, शायद आप मेरे को जानते होंगे। तो हर्षेश भैया से मैं कुछ सवाल पूछूंगा उनकी बाइक के बारे में कि 10 साल हो गए इस रॉयल इनफील्ड, मेरी तो सिर्फ 1 साल में इतनी दिक्कतें आ गई है, इस गाड़ी को 10 साल हो गए हैं। तो पूछना तो बनता है यार कि क्या क्या दिक्कतें उन्होंने फेस की, क्या क्या अच्छा लगा उनको। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो हर्षेश भैया, पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। जब आपने ये बाइक ली तो आपके पास और क्या क्या ऑप्शन थे, और आपने रॉयल इनफील्ड बुलेट इलेक्ट्रा ही क्यों ली? यार देखो, इसके पीछे एक लॉन्ग स्टोरी है। इससे पहले जो मैं गाड़ी चलाता था, जो गाड़ी मेरे पास में थी, वो हीरो होंडा की थी पैशन प्लस, जो मैंने 2005 में ख़रीदी थी। 2005 से लेकर के मैंने उसको 8 साल चलाया। उसमें भी मुझे काफ़ी मज़ा आने लगा था, क्योंकि उस टाइम पर आप भी जानते हैं हीरो होंडा का बूम था। हीरो होंडा टॉप लेवल पे अपने 2 व्हीलर सेल करती थी। तो मेरे पास भी एक 100 सीसी की बाइक थी, बट मुझे उसको अपग्रेड करना था। 8 साल मैंने उसको चलाया, देन मैंने अपग्रेड करने का सोचा। देन मैंने सोचा कि यार मैं 250 के ऊपर ही जाऊंगा, 250 सीसी के ऊपर ही मैं गाड़ी लूँगा। तो फिर मेरे पास में बहुत सारे ऑप्शन थे। उस टाइम पे R15 भी आए थे, FZ भी आई थी, और भी दूसरे ऑप्शन थे। मेरे पास पल्सर के भी ऑप्शन थे। और फिर मेरे माइंड में आया कि नहीं यार, मुझे एक बार बुलेट ट्राई करना चाहिए, क्योंकि जब मैं छोटा था तब मैंने गाँव में लोगों को देखा था बुलेट चलाते हुए। उसका जो साउंड था वो उसी टाइम से मेरे माइंड में था कि यार हाँ, मुझे आगे चल के मुझे ये गाड़ी लेनी है। मैंने एक बार ये भी सोचा कि यार मैं एक बार इसको ट्राई करता हूँ, क्योंकि अब जैसे आप अगर दूसरी गाड़ियाँ लेते हैं, लाइक पल्सर आप लेते हैं, उस टाइम पे थोड़ी कॉमन सी हो चुकी थी। R15 आप अगर लेते हैं तो R15 उस वक्त अगर मैं लेता तो मेरे माइंड में ये चीज़ आई थी उस टाइम पर, शायद वैसा ना हो, वो मेरे माइंड में आया था कि अगर R15 में लेता हूँ और अगर गलती से उसका कोई एक्सीडेंट होता है या वो नीचे गिरती है, तो उसका आगे जो इंजन कवर था वगैरह तो बहुत महंगा आता था, बहुत कॉस्टली होता था उस टाइम पे। और आज से 10 साल पहले इतना कॉस्टली सर्विसिंग कराना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता था। तो फिर मैंने सोचा कि यार एक काम करते हैं, ऐसी गाड़ी लेते हैं, अगर वो टकराए तो सामने वाले का नुकसान है, अपना कोई नुकसान नहीं। तो ये सोचकर मैंने बुलेट परचेस किया। ये तो एक रीज़न था, प्लस जो मैंने आपको बताया कि बचपन से मेरे माइंड में था कि यार एक बुलेट अपने पास में होनी चाहिए। ओके। को बिना बताए इसका मैंने बुकिंग डाल दिया। और दोस्तों, उस टाइम पर इस गाड़ी में आप मानेंगे 3 से 4 महीने का एक वेटिंग पीरियड चलता था। क्या बात कर रहे हो? जी, 3 से 4 महीने का वेटिंग पीरियड चलता था। मैंने जो है 5000 रुपीज़ दे के मैंने बुलेट को बुक कराया था। बुक कराने के बाद में फिर मैं कंटिन्यू उसका वेट करता रहा। मैं जो सेल्स पर्सन के फॉलोअप में रहता था, बट मेरा एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा था उस बुलेट को लेकर के कि मैं चाहता था कि कल ही मेरे पास गाड़ी आ जाए। और उस टाइम पर बुलेट का इतना क्रेज़ नहीं था। वो बुलेट जो है वो बहुत लिमिटेड एडिशन निकालती थी। 2013 की बात है, आप भी समझ सकते होंगे, उस टाइम बुलेट का इतना ज़्यादा नहीं था। फिर आखिर में वो 3 महीने जैसे तैसे मैंने गिन के निकाले, 3 महीने कटे, और फिर वो दिन आया 7 सितंबर 2013, जब मेरे पास में इस बुलेट की डिलीवरी मुझे मिली। मैं सुबह से ही शोरूम पहुंच गया था, जो उन्होंने बोला था कि शाम को 4 बजे तक आपको डिलीवरी देंगे। पर ये उन लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है, और उन्होंने कोशिश करी और दोपहर में ही मुझे गाड़ी डिलीवर्ड कर दी। और बस मैं इतना ज़्यादा खुश था इसको लेके, बहुत ही ज़्यादा खुश था, क्योंकि ये गाड़ी मैंने अपनी खुद की कमाई से 2013 में
खुद की अर्निंग से मैंने ये गाड़ी खरीदी थी, क्योंकि बुलेट मेरे पापा की भी जो है पहली पसंद रही है। आप भी जानते हैं कि जो आपके पापा लोग होंगे या ओल्ड टाइम के जितने भी लोग हैं, उनको ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो मेरे पापा के लिए भी ये एक सरप्राइज़ ही था कि यार बुलेट लेना। तो मैंने फैमिली में किसी को नहीं बताया था, सिर्फ मेरे छोटे भाई को पता था। हम दोनों गए थे, बुलेट को लेकर आए और सीधे पापा के सामने लाके खड़ी कर दी। तो अभी ये जो आप बता रहे थे, उससे मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया कि अभी तो रॉयल इनफील्ड काफ़ी सुधार कर रहा है, काफ़ी नए नए प्रोडक्ट्स ला रहा है, उसकी सर्विस भी काफ़ी अच्छी है, सेल्स एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा है। बट 10 साल पहले रॉयल इनफील्ड ऐसा ही था या मतलब कुछ अलग था रॉयल इनफील्ड? 10 साल पहले रॉयल इनफील्ड की जो सर्विसेज है वो आज से इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। आज जो है, आज बहुत सारे उन्होंने अपने अंदर अपडेट्स लाए हैं, स्पेशली जो उसका सर्विस पार्ट है उनमें। पहले बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि कुछ पार्ट्स इजीली अवेलेबल नहीं हो पाते थे, क्योंकि उस टाइम पर बुलेट इतना ज़्यादा मार्केट में नहीं थी। मतलब कि मैं अगर ये बुलेट लेकर के मैं गली से निकलता था तो जितने भी लोग हैं वो सारे बाहर आके देखते थे कि यार ये बुलेट आई है। और उस टाइम पर ये नया नया आया था कि जिसके गियर लेफ़्ट साइड में थे और ब्रेक राइट साइड में थे, वरना इससे पहले की जो बुलेट्स आती थी उसका आप सब लोगों को पता होगा मेरे यारों कि उसके ब्रेक लेफ्ट साइड होते थे और गियर राइट साइड होते थे। तो ज़्यादातर लोग जो पुराने होते थे वो बुलेट लेने में इसीलिए डरते थे, क्योंकि एक तो इसका जो कंप्रेसर था वो बहुत ज़्यादा हाई था कि अगर किक रिटर्न आ गई तो आपको बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता था आपके पैरों में। तो हल्का फुल्का व्यक्ति तो इसको ऑन कर ही नहीं सकता। तो उस टाइम यार इतने अच्छा रॉयल इनफील्ड की सर्विस नहीं थी, तो आपकी सर्विस एक्सपीरियंस कैसी थी उस टाइम पे? क्योंकि पार्ट्स तो इसके इतने इजीली अवेलेबल होते नहीं होंगे, तो क्या एक्सपीरियंस था आपका? क्या सर्विस में भी वेटिंग करनी पड़ती थी आपको? नहीं, सर्विस में ऐसे वेटिंग नहीं करनी पड़ती थी, क्योंकि उस टाइम की जो बुलेट्स आती थी वो इतने सॉलिड आती थी कि इजीली किसी पार्ट्स को रिप्लेसमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। शुरू के 1 साल मैंने कंपनी में प्रॉपर सर्विस कराई, क्योंकि गाड़ी वारंटी पीरियड में थी, तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी में ही कराना होता है आपको। देन उसके बाद में आप लोग बता दो, मैं खुद एक टेक्निकल बंदा हूँ, मतलब मेरा खुद का एक वर्कशॉप है, खैर बड़ी गाड़ियों का है। तो मैंने इसकी जो सर्विस है पूरी अपनी अकॉर्डिंग करी है। इसका ऑयल चेंज, एयर फिल्टर, जो जनरल सर्विस होती है वो मैं अपने हाथ से ही करता हूँ। अब मैं आपको एक बहुत बड़ा एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो कि कोई भी आपको रिकमेंड नहीं करेगा। अब वो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो इंजन ऑयल जो मैं यूज़ करता हूँ वो मैं कौन सा करता हूँ। क्योंकि स्टार्टिंग से बुलेट में जो इंजन ऑयल लगता है वो लगता है 15W50, मतलब 1550 का। बट यारों आप मानोगे, ये मेरा जो है ये मैं अपनी खुद की गाड़ी में करता हूँ। मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप भी आपकी गाड़ी में ये इंजन ऑयल यूज़ करिए, क्योंकि सबका अलग अलग होता है। बट मैं बताता हूँ, मैं अपनी गाड़ी में इंजन ऑयल यूज़ करता हूँ 1540 का। मैं 1550 का इंजन ऑयल मैंने आज तक यूज़ नहीं किया है। स्टार्टिंग के 1 साल जो कंपनी ने एक बार चेंज किया था वही था, बाकी मैं 1540 यूज़ करता हूँ, क्योंकि जो 1540 में स्मूथनेस ज़्यादा अच्छी होती है, इंजन थोड़ा सा हीट कम होता है। और आप उसका रीज़न आप देख सकते हैं कि आज 10 साल हो गए मेरे इंजन को, आज तक इंजन में किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ है। ना ही क्लच में कोई काम हुआ है, ना इंजन में कोई काम हुआ है, ना हाफ इंजन, कुछ भी नहीं। मतलब कोई भी बोल दे कि ये अगर कंपनी में अगर ये इंजन जाएगा तो वो भी शॉक हो जाएगा कि यार आपने 10 साल कैसे चला रहे इस इंजन को, 1 लाख कैसे चल गया। तो हर्षेश भाई एक बार आवाज़ भी सुनी लेते हैं हमारी बुलेट की। क्या आपने कुछ नाम रखा है क्या इसका? नहीं, अभी तक मैं तो बस इसको बुलेट ही बोलता हूँ। ओके, तो एक बार आवाज़ सुना दो। इसका नाम जो है बुलेट, बस वही काफ़ी है। सही बात है। वो हाफ सेल्फ में स्टार्ट हो रही है तो अभी भी। वाह। तो आपने इसमें कोई साइलेंसर नहीं लगाया? नॉर्मली बुलेट वाले ओनर्स लेते ही गाड़ी में साइलेंसर लगवा देते अगले दिन, आपने नहीं लगाया? यार अपना अपना शौक होता है, बट एक्चुअल में आप अगर गाड़ी की बेस वैल्यू या उसके बेस डिज़ाइन के साथ में आप अगर कुछ छेड़खानी करते हैं तो वो आगे चल के आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता ही करता है। ऐसे जैसे कि अगर हम एग्जॉस्ट की बात करें, आप अगर इसमें कंपनी वाला एग्जॉस्ट लगाते हैं कि आपको ओल्ड बुलेट का साउंड मिले, तो कहीं ना कहीं वो आगे चल के आपके इंजन की परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करेगा। और ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है। स्टार्टिंग में मैंने भी जो है वही जो ओल्ड बुलेट के साउंड के लिए मैंने इंदौरी कोठी लगाई थी इसमें, बट उसमें मुझे जो है पिकअप थोड़ा सा लो फील हुआ था कि पिकअप थोड़ा सा लो जा रहा है। फिर जैसे ही मैं कंपनी एग्जॉस्ट पर आया तो मुझे दोबारा से इसका पिकअप बहुत अच्छा फील हुआ। तो वो दिन का दिन है, आज का दिन है। मैंने कोई भी एग्जॉस्ट चेंज नहीं किया, आप देख सकते हैं ये एग्जॉस्ट कंपनी का ही है। तो आप मतलब रिकमेंड नहीं करते कि रॉयल इनफील्ड में, बुलेट में खास कर कि
एग्जॉस्ट लगाना चाहिए, है ना? नहीं, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ। मैं तो यही बोलूँगा गाड़ी जितना स्टॉक रख सको, स्टॉक आप रखेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा और आपकी गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है उतनी ही अच्छी होगी, गाड़ी की लाइफ उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। प्लस आप अगर गाड़ी के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे तो गाड़ी भी आपके साथ में कोई छेड़खानी नहीं करेगी, रास्ते में कभी धोखा नहीं देगी। धोखे से एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आया है। 10 साल हो गए और मतलब रॉयल इनफील्ड जाना जाता है अपनी रिलायबिलिटी के लिए, तो कभी मतलब ऐसा हुआ है कि इसने कभी आपको रास्ते में धक्का लगवाया हो या धोखा दिया हो? अभी तक मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है कि कभी ऐसा कुछ हुआ हो। आज तक का रिकॉर्ड है, इसने मुझे कभी धोखा नहीं दिया। मैं चाहे कितना भी लंबा रूट कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, ना तो ये ओवर हीट हुई है और ना इसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट आया है, क्योंकि आपको पता है BS3 इंजन है तो इसमें कोई ज़्यादा सेंसर वगैरह नहीं है, बस इसमें बैटरी होना कंपलसरी है। तो वो कभी कभी इशू आया था कि बैटरी ड्रेन हो गई तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ रही है। बाकी एज सच आज तक इस गाड़ी ने टचवुड मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं दी है। 10 साल हो गए हैं और मतलब आज भी मैं सोचता हूँ कि यार इसके साथ में 10 साल कैसे निकल गए, तो मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बहुत छोटे वर्ड से, बाकी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता उसको। इस बुलेट को देख के ऐसा फील आता है कि मतलब ये पूरी टूरिंग ओरिएंटेड आपने बना रखी है। तो आप प्लीज़ एक बार हमको बताओ और आपके सब्सक्राइबर्स को बताओ कि आपने क्या क्या अलग से लगवाया लेने के बाद इस बाइक पे टूरिंग के लिए खासकर। देखिए, टूरिंग के लिए मैंने सबसे पहले तो इसके जो व्हील्स है उसमें कोई चेंजेस नहीं किए हैं, क्योंकि आप अगर देखें तो इसके जो टायर है वो बड़े टायर हैं। आप अगर देखें 19 नंबर टायर इसके अंदर लगे हुए हैं और ये मेनली ऑफ रोडिंग में ज़्यादा हेल्प करते हैं। छोटे टायर हमेशा ऑफ रोडिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो आप देखिए 19 नंबर टायर लगे हुए हैं जो ऑफ रोडिंग में जो आपको हमेशा हेल्प करते हैं। तो मैंने इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया, मैंने सिर्फ चेंजेस किया है तो अपनी सिटिंग को कंफर्टेबल बनाने के लिए मैंने किया है, ताकि मैं लॉन्ग रोड पर रहूँ तो मैं गाड़ी को ज़्यादा अच्छे से इसको बैलेंस कर सकूँ। तो अगर आप हैंडल बार को आप अगर देखेंगे, इसके हैंडल बार आप देखिए एक बार, आपको नॉर्मल बुलेट के कंपैरिजन में हैंडल बार थोड़ा छोटा लगेगा। तो हैंडल बार मैंने सिर्फ इसे जो दूसरा मॉडल आता है क्लासिक उसका लगवाया हुआ है, क्योंकि शॉर्ट हैंडल में मुझे थोड़ा कंफर्टेबल होता है गाड़ी को बैलेंस करने में। सेकंड चीज़, राइड के अकॉर्डिंग मैंने अपने हैंड गार्ड इसके अंदर लगवा रखे हुए हैं। हैंड गार्ड से ये होता है कि आप अगर सडनली आपकी गाड़ी फॉल होती है या किसी से आमने सामने की अगर टक्कर होती है तो आपके जो ये हाथों की उंगलियां हैं ये थोड़ी सेफ हो जाती हैं, इसमें आपको बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है। प्लस लीवर भी सिक्योर रहते हैं, लीवर सिक्योर होते हैं, मेन चीज़ वो होती है, लीवर दोनों सिक्योर हो गए, आपके हाथ सिक्योर हो गए। सेकंड चीज़, मैंने इसमें एक विंडशील्ड लगाया हुआ है, क्योंकि आप जब क्रूज़ करते हैं, लाइक अगर आप 90 की स्पीड पे या 100 की स्पीड पे आप जब क्रूज़ करते हैं तो विंड ब्लास्ट डायरेक्ट आपके चेस्ट पे आता है, ठीक है। तो उसको उसको कम करने के लिए मैंने ये विंडशील्ड लगाया हुआ है। और ये क्या चीज़ लगवा रखी है आपने? ओह, मोबाइल माउंट, नाइस। ये मोबाइल माउंट मैंने जुगाड़ से लगवाया है। आप अगर देखें तो ये आधा यहाँ से कट करके फिर मैंने क्लैम्प के साथ में इसको अटैच किया हुआ है, और फिर इसके साथ मैंने फ़ोन माउंट, ये GPS माउंट बोलते हैं इसको, और ये फ़ोन माउंट है कि ताकि राइड के दौरान मुझे जो है फ़ोन को चार्ज करना हो या फिर मुझे डायरेक्शन में हेल्प चाहिए हो तो मैं इसके थ्रू में कर लेता हूँ। और इससे लुक भी आप अगर देखें तो ये मैंने अपना एक पर्सनल एक कॉकपिट बनाया हुआ है, जिसमें आप अगर देखेंगे तो ये हैज़ार्ड स्विच है, ये अगर आप देखेंगे हैज़ार्ड स्विच लगा हुआ है। ये आप अगर देखेंगे तो मैंने फॉग लैम्प लगाए हुए उसके स्विच है। सो ये अगर आप पूरा देखेंगे तो एक कॉकपिट व्यू आ जाता है इसमें जब मैं बैठता हूँ, जस्ट लाइक दिस। ये अगर आप देखेंगे तो एक अलग ही व्यू जाता है, और आप जब राइड करते हैं तो ये सब जब आपके सामने होता है, सामने रोड होता है, गाड़ी की स्पीड होती है, तो एक नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है राइड करने के लिए। ओके, अब आप जैसे बोल रहे थे कि आज की टाइम की बाइक से, मतलब आप जैसे बोल रहे थे कि ये बाइक आज की बाइकों को भी कम्पीट करती है, 90-100 ये भी आराम से चल लेती है। मेन बात चलने की नहीं होती, मेन बात रुकने की होती है। तो ब्रेक्स कैसे इस बाइक के, वो भी बताओ आप। देखिए, ब्रेक्स का मैं ये कहूँगा कि उस टाइम पर ABS वगैरह नहीं आते थे, तो आगे इसमें डिस्क ब्रेक नॉन ABS है और पीछे इसमें ड्रम ब्रेक है। बस ये है कि आपको ब्रेकिंग पे थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। जब भी सडनली कोई सामने आता है, ऑब्स्टेकल सामने आते हैं, तो मुझे ब्रेकिंग थोड़ा सा वैसा ही करना होता है। गाड़ी की स्पीड मुझे उतनी ही रखनी होती है जितनी मैं कंट्रोल कर पाऊँ, क्योंकि नॉन ABS गाड़ी है। क्योंकि सडनली अगर मैं इसमें ब्रेक अप्लाई करूँगा तो स्किड होने का खतरा ज़्यादा होता है। तो अभी तक वो मेरे स्किल्स में आ चुका है कि मुझे ABS का नीड मुझे लगता नहीं है, क्योंकि मैंने कई बार अपने फ्रेंड्स को देखा जिनकी गाड़ी में ABS होता है, ऑफ रोडिंग में कई बार उनके ABS फेल हो जाते हैं।
ABS फेल होने की वजह से कई बार एक्सीडेंट्स वगैरह का उनका सामना करना पड़ता है। तो मुझे ABS की आदत भी नहीं है और ये गाड़ी नॉन ABS है, तो मुझे अभी तक ऐसा कोई इशू नहीं है। हाँ, जहाँ मैं चाहूँ वहाँ इस गाड़ी को मैं खड़ी कर सकता हूँ, मैं रोक सकता हूँ, चाहे स्पीड की। तो हर्षेश भैया, इतने साल हो गए बाइक को ओन करते हुए, कुछ आपको नेगेटिव भी लगता होगा इस बाइक में, तो नेगेटिव के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। पॉजिटिव तो बहुत हो गया, थोड़ा नेगेटिव भी बताओ इस बाइक की कि क्या नेगेटिव्स लगे आपको अभी तक ओन करने में। देखिए, नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो ऐसे बहुत बड़ा नेगेटिविटी नहीं है। वो अगर आपकी छोटी मोटी अगर लापरवाही होती है तो होता है। जैसे सपोज़ कीजिए, अगर किसी रीज़न से इसका ऑयल का लेवल डाउन हुआ है और गाड़ी आपकी क्रूजिंग पर है, कंटिन्यू चल रही है, तो इसके टैपिट आवाज़ करने लगते हैं, जो कि उस टाइम की बुलेट में नॉर्मली किट की आवाज़ सबको आती थी। तो वो एक इशू इसके अंदर रहता है, बट वो बहुत ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। आप अगर थोड़ा सा अगर इंजन की तरफ आप ध्यान देंगे तो वो आपको इशू कभी नहीं आएगा। सेकेंडली, जो सभी लोग जानते हैं, इस गाड़ी का वाइब्रेशन, मेन बात तो वही है। इसका वाइब्रेशन, इसका मतलब 80 के ऊपर जाने के बाद में इतना वाइब्रेशन होगा कि बिल्कुल आप पूरे अंदर से ऐसे वाइब्रेट करने लगते हो। तो ये एक मेजर ड्रॉबैक था उस टाइम की बुलेट में, जो काफ़ी कंसर्न लोगों ने रेज़ किए, और अब की बुलेट में वो चीज़ नहीं आती है। अब तो मतलब 10% भी वाइब्रेशन नहीं रहेगा उसमें। वाइब्रेशन नहीं है अब, जब क्योंकि वाइब्रेशन इतना आता है कि इसके जो साइड ग्लास हैं, आपको पीछे का जजमेंट बनाने में प्रॉब्लम होती है, इतने वाइब्रेट करते हैं ये। बाकी ऐसा कोई इशू नहीं है, गाड़ी बस स्मूथ चलती है और बाकी वाइब्रेशन है और थोड़ा सा इंजन में किट का आवाज़ है, बाकी सब ठीक है, तो कोई इशू नहीं आता। इसको जैसे हम लोग सामने से देखते हैं तो ये काइंड ऑफ हिमालयन की रेप्लिका जैसी लगती है। तो अब इसको 10 साल हो गए, 5 साल और, क्या आप इसको पूरा 15 साल रखोगे या फिर अभी कोई नई बाइक लेने का प्लान है आपका? यार देखो, सीरियसली मैं बता रहा हूँ, ये मेरा खुद का जो है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं BS6 से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मी टू। हो सकता है कुछ लोग सेटिस्फाइड हो या कुछ लोग सेटिस्फाइड नहीं, बट स्पेशली मैं BS6 से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। सो अभी तो गाड़ी चेंज करने का मेरा कोई मूड नहीं है। मैं 15 क्या, मैं तो ये चाहता हूँ कि आने वाली जो मेरी जनरेशन है वो भी मेरी बुलेट चलाए। वाह, तो इतने साल हो गए, बीच में कभी तो मन बना ही होगा यार कि अब नई बाइक लेते हैं, इतने सारी नई गाड़ियाँ देखते हैं रास्ते में चलते चलते, कुछ तो मन बना होगा आपका, कभी ऐसा हुआ होगा? 1-2 बार मेरा ऐसा मन आया था कि यार इसको मैं सेल आउट करके मैं हिमालयन ले लेता हूँ। हाँ, क्योंकि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो एक नेक्स्ट लेवल हो जाती है, इसका अपग्रेडेड वो वर्जन हो जाता है वो। बट जब मैंने इसकी तरफ देखा तो मेरी आंखें भर आई कि यार नहीं यार, मैं इसको नहीं बेच सकता, क्योंकि ये मेरी खुद की कमाई से खरीदी हुई पहली गाड़ी थी। सो मैं कभी कभार अगर मेरे माइंड में ये चीज़ आई भी होगी पहले भी, तो इमीडिएट वो निकल गई होगी कि नहीं यार, 10 साल मैंने इस गाड़ी के साथ में बिताए हैं। हर जगह मेरा अच्छा टाइम, मेरा बुरा टाइम, मैं कहीं भी रात को उठ के किसी भी सिचुएशन में चला जाता हूँ, इस गाड़ी ने मुझे कभी धोखा नहीं दिया। तो उस चीज़ के बाद से मेरे माइंड में ये कभी थॉट नहीं आया कि मैं इसको सेल करके दूसरी गाड़ी लूँ। तो आपने ऐसा कुछ स्पेशल क्या किया जो आज तक, क्योंकि मैंने नॉर्मली देखा है कि बुलेट के इंजन से ना काफ़ी से गंदी सी आवाज़ें आती है, तो आपने ऐसा क्या किया है कि आपकी बाइक यार इतनी स्मूथ चलती है कि मेरे को ऐसा लगता ही नहीं कि इसको 10 साल हो गए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। देखो, फिर से एक बार आपको पहले हाँ, साउंड सुनाता हूँ। बिल्कुल। मतलब जब ये चलती है ना फर्स्ट गियर में, मैंने भी चलाई है बाइक, इतनी स्मूथ चलती है कि मेरे को लगता ही नहीं कि 10 साल हो चुके हैं इस इंजन को। तो आपने ऐसा किया क्या इसमें? मैंने जैसा कि मैंने इससे पहले बताया कि जो इंजन ऑयल जो मैं यूज़ करता हूँ वो कंपनी रिकमेंडेशन का यूज़ नहीं करता हूँ। ये मेरा खुद का चॉइस है, ये मैं खुद करता हूँ। मैं इसे 1540 यूज़ करता हूँ, कंपनी 1550 बोलती है। अब उस वजह से या कुछ और वजह से ये इंजन इतना स्मूथ चलता है कि अगर आप जैसे फर्स्ट गियर की जैसे बात करें, फर्स्ट गियर सेकंड गियर की अगर बात करें, तो इवन थर्ड गियर तक इसमें कोई वाइब्रेशन नहीं आता है। पुल भी बहुत अच्छी करती है ये बाइक, फर्स्ट गियर सेकंड गियर में बहुत मस्त चलती है। और कुछ मतलब जैसे एयर फिल्टर आपने कुछ अलग लगाया हो या ऐसा कुछ? नहीं, मैंने आपको बताना कि गाड़ी के जो मेन पार्ट्स है या जो बेस जो इसका है उसमें मैंने कोई छड़काने नहीं करी है। एयर फिल्टर वही होता है, मैं टाइम टू टाइम हर 8 to 10,000 में उसको चेंज कर देता हूँ। और आप सर्विस कितने किलोमीटर पे कराते हो अपनी बाइक की, क्योंकि अब ये इतनी पुरानी हो गई है तो शायद ये ज़्यादा मेंटेनेंस मांगती होगी? बिल्कुल नहीं। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 10 साल हो गए हैं तो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 10 साल में भी इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट उतनी ही आती है जितनी जब ये 2 साल की थी।
तो अब मेंटेनेंस कॉस्ट की बात आई गई है तो बात उसी की कर लेते हैं कि सर्विस में कॉस्ट कितना आता है आपका। और देखिए अगर सर्विस कॉस्ट की मैं बात करूँ तो जो ऑयल में यूज़ करता हूँ वो मुझे अब मान के चलिए 500 to 600 रुपीज़ का मुझे मिल जाता है। ओके। साथ में अगर हम इसके एयर फिल्टर और फिल्टर की बात करें तो 300 रुपीज़ के वो दोनों मुझे मिल जाते हैं। और सेकंड अगर हम इसके ब्रेक लाइनर की बात करें, अगले ब्रेक पैड की बात करें, तो ये सारी कॉस्ट मिला के मुझे आप मान सकते हैं कि अराउंड 2000 के अराउंड मुझे कंप्लीट इसकी जनरल सर्विस पड़ जाती है। और आप कितने कितने किलोमीटर के अल्टरनेटिव पे सर्विस कराते हो? देखिए जो जनरल सर्विस है वो तो मैं 5 to 6,000 में से करा ही लेता हूँ। और अगर मैं ना भी कराऊँ तो मैं 7,000 में भी कराऊँ तो मुझे कोई इशू नहीं है, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बट मैं खुद ही 5 to 6,000 में इसकी सर्विस करा लेता हूँ। अगर मैं इसके रेयर ब्रेक लाइनर्स की बात करूँ तो वो मैं 3,000 पे चेंज कर देता हूँ। ठीक है। ऑयल तो मैंने आपको जैसे बताया, ऑयल फिल्टर जो है मैं 5 to 6,000 पे मैं चेंज कर देता हूँ। Okay. अगर मैं एयर फिल्टर की बात करूँ तो 8 से 10,000 किलोमीटर पे एयर फिल्टर चेंज कर देता हूँ। अगले ब्रेक पैड की मैं बात करूँ तो ये 10,000 से लेके 15,000 के आसपास मैं इसको चेंज कर देता हूँ। तो मतलब जो मैं मेन की पूछ रहा था कि आप क्या स्पेशल या क्या अलग करते हो वो यही है। नॉर्मली जो बुलेट ओनर्स होते हैं वो इतना मेंटेन नहीं रखते अपनी बाइक को, मैं पर्सनली जानता हूँ ऐसे लोगों को, बट आप इतना ध्यान रखते हो अपनी बाइक का, इसी वजह से ये बाइक इतना स्टैंड आउट करती है। आज भी आप इसको कहीं भी बीच में खड़ी कर दो, लोग इसको ज़रूर मुड़ मुड़ के देखते हैं। भाई इसका मतलब जो रुतबा है वो मतलब अलग ही है। नहीं सीरियसली, मतलब जैसा कि मोटर मित्रा ने कहा है कि इसका जो रुतबा है वो आज भी वैसा है जो आज से 30-40 साल पहले हुआ करता था। True. मतलब बुलेट का नाम आज भी उतने ही मान सम्मान के साथ में लिया जाता है जितना आज से 30-40 साल पहले लिया जाता था। ये बुलेट मेरी जान। सो गाइस ये है सारी डिटेल्स मेरी बुलेट की। सो अगर आपको ये डिटेल मेरी पसंद आई हो, गाड़ी की कंडीशन आपको अच्छी लगी हो, सो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ अगर आपके पास बुलेट है या आपके किसी फ्रेंड के पास में बुलेट है, उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आगे चल के मैं अपने बुलेट से बहुत लंबे राइड्स में जो है करने वाला हूँ, काफ़ी टूर करने वाला हूँ। सो आप चैनल के साथ में बने रहिएगा, और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ में शेयर करूँगा, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगा कि इसमें और क्या क्या हम अच्छा कर सकते हैं। अगर आपके पास में बुलेट है तो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कुछ भी इशू आता है तो एक बार बताइएगा, मैं उसको रिजॉल्व करूँगा साथ ही साथ में। सो आप चैनल के साथ में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।